हेलो स्टूडेंट्स, ये 5 या 10 मिनट्स का हार्डली वीडियो होगा जो मैं आज ही आपको पोस्ट कर दूंगा। इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कशन है, तो मैं इस डिस्कशन को प्रॉपर वे में करना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट के अब तक 3 इफ़ेक्ट्स नोन है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जब पता चला, एक्चुअली इंसान की फितरत है, इस पूरे यूनिवर्स में जो भी एग्जिस्ट करता है उसको इन्फॉर्मेशन होती है हाँ ऐसा कुछ है, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। शुरू में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी बहुत क्यूरियोसिटी थी। लाइटनिंग होती है थंडर स्टॉर्म में, तो कहते हैं लोगों ने, साइंटिस्ट ने काइट भी उड़ाई जब स्टॉर्म आया, आंधी तूफान आए और उसमें वायर था मेटल का, तो इलेक्ट्रिक शॉक भी फील हुए, एक्सीडेंट्स भी हुए। बट इन्हीं एक्सीडेंट्स के थ्रू ही डिस्कवरीज होती हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जब पूरी इन्होंने डिफाइन कर ली, आगे जब प्रोग्रेस हुई और सिविलाइज सोसाइटी में हर चीज़ को रीडिफाइन करके स्टोर किया गया साइंस की फॉर्म में, तो देखा गया इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफ़ेक्ट्स नोन है। अब तक सिर्फ 3 इफ़ेक्ट्स पता चल चुके हैं। एक हीटिंग इफेक्ट जो आज पढ़ने आ रहे हैं। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? व्हेनेवर द करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर इट बिकम्स हॉट, इसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। अब आप ये मत सोचना कि सर इंडिया में तो हर चीज़ हॉट हो जाती है, हम लोग पढ़ते हैं स्टडी करते हैं तो हमारा दिमाग भी हॉट हो जाता है। ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी करंट पास हो, पूरे यूनिवर्स में अगर करंट पास होगी तो जिस वायर के थ्रू पास हो रही है वो हॉट हो जाएगा। क्यों होगा, डिस्कशन करते हैं। दूसरा इफेक्ट है केमिकल इफेक्ट, जो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे कोर्स का हिस्सा कभी नहीं रहा। थर्ड इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका। तो उसमें था ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट ने बताया था हमें कि व्हेनेवर द करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो ये नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है। तो अब तक ओनली 3 इफेक्ट्स नोन है। आज हम ओनली हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है और क्यों होता है? ये तो आपने सुन लिया मेरे से कि जब भी करंट पास होती है किसी कंडक्टर में तो वो हीट अप हो जाता है। एक्चुअली इसका मेन फिलॉसफी का रीज़न बताता हूँ मैं आपको, बहुत ही फंडामेंटल रीज़न है। रेजिस्टेंस जो होता है एक वायर में, वो जस्ट लाइक ए फ्रिक्शन फोर्स है, यानी फ्रिक्शन फोर्स की फैमिली है। आपने 11th में पढ़ा होगा कि फ्रिक्शन फोर्स का रोल क्या है? किसी भी टाइप के मोशन का अपोज करना। इस पूरी दुनिया में कोई भी बॉडी नहीं चाहती कि उसके ऊपर कोई दूसरी बॉडी मूव करे, तो हर बॉडी अपने ऊपर से चलने वाली दूसरी बॉडी के मोशन का अपोज करती है। अगर सॉलिड बॉडी के ऊपर मूव कर रहा है तो इस वाले अपोजिंग फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। अगर लिक्विड को देखें, लिक्विड में अगर कोई सॉलिड या कोई दूसरा लिक्विड मूव कर रहा है तो हर लिक्विड उसका अपोज करता है, उस फ्रिक्शन फोर्स को कहते हैं विस्कस फोर्स। एयर में भी कोई अगर सॉलिड बॉडी मूव कर रही है तो एयर उसका अपोज करेगी और इसके अपोजिशन कहते हैं ड्रैग फोर्स या एयर रेजिस्टेंट फोर्स। तो आपने देखा कि ये दुनिया थी, ये नेटवर्क था अपोजिंग फोर्स का। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के मोशन का अपोज करने के लिए एक नया फ्रिक्शन फोर्स आया, उसका नाम है रेजिस्टेंस। सो व्हेनेवर द करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर it has to work against the resistance and this work is converted into heat energy। हीट में ही क्यों? आप देखेंगे जब भी फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करता है तो सिर्फ हीट ही निकलती है। मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस को मूव कराओ और आप टच करके देखो क्या होगा, हीट अप हो जाएगा, आपको हीट फील होगी। तो फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट जब भी वर्क होगा तो हीट एनर्जी में ही कन्वर्ट होगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट भी जब किसी वायर में से पास होती है तो उसे आसानी से पास होने नहीं दिया जाता, रेजिस्टेंस उसका पूरा अपोज करता है।
तो इलेक्ट्रिक करंट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस वायर के थ्रू पास होने में, और इस वर्क को ही हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो whenever the current passes through a conductor, it has to work against the resistance and this work is converted into heat energy। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। वर्क डन का कैसे निकालते हो? Q इंटू V। आपको पता है ये V होता है W अपॉन Q। तो यहां से हमने फॉर्मूला लिया है W इज इक्वल Q इंटू V, और Q क्या होता है? IT आपने अभी पढ़ाए हैं। तो W हो गया V इंटू I इंटू T। ये एक रेजिस्टेंस है। जब भी I करंट फ्लो होगी तो इस रेजिस्टेंस में पास होने के लिए इतना वर्क करना पड़ेगा। तो करंट अपने आप तो पास हो नहीं सकती, इसको पुश करने वाला, इसको फोर्स देने वाला कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, E इज इक्वल टू V अपॉन डी, और E आने पर फोर्स लगने लगता है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो यहां पर V पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करेंगे इस R ओम रेजिस्टेंस में, तो I करंट फ्लो होने लगेगी, I इज इक्वल टू V अपॉन R इस फॉर्मूले से, और V इज इक्वल टू IR। इस फॉर्मूले का यूज करके नए फॉर्मूले बन सकते हैं। जैसे आपको V हटाना है तो V की जगह लिख दो IR, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R। आपको I यहां से खत्म करना है तो I की जगह V अपॉन R लिख दो, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। तो ये 3 फॉर्मूले आपके तैयार हो गए। ये वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट एनर्जी में। तो इसी के आगे H लिख दो, H फॉर हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है न्यूमेरिकल्स में, वो मैं बताता हूं आपको। सीरीज में मान लिए 2 रजिस्टर है, इसमें क्या चीज सेम रहती है? करंट। तो ये वाला फॉर्मूला आपका यूज होगा जब 2 रेजिस्टेंस सीरीज में हो। पैरेलल में क्या चीज कॉमन होती है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो V स्क्वायर बाई R ये वाला फॉर्मूला होगा, यूज होगा जब 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है। बाकी सब में VIT वाला फॉर्मूला। ठीक है, पावर भी बता देता हूं। पावर आपने 11th पढ़ा था, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। अगर P इज पावर तो W अपॉन T। W की वैल्यू यहां से कहीं भी से भी रख दो आप, V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी। टी में से T कैंसिल हो गया तो VI। मीनिंग इन तीनों फॉर्मूले में से T हटा दो, बचा हुआ फॉर्मूला किसका होगा? पावर का। तो पावर के भी 3 फॉर्मूले हैं, एक V इंटू आई, दूसरा V स्क्वायर बाई R ये पैरेलल के लिए, तीसरा I स्क्वायर इंटू R ये सीरीज के लिए। लिख देता हूं, पैरेलल में आप ये प्रेफर करोगे, सीरीज में ये प्रेफर करोगे, बिकॉज सीरीज में I सेम तो याद भी रहेगा, पैरेलल में V सेम तो V स्क्वायर अपॉन R है। तो ये पावर के फॉर्मूले हैं। इसकी यूनिट होती है वॉट, और सिर्फ कैपिटल W लिख के छोड़ देते हैं। तो ये पावर और हीट एनर्जी के फॉर्मूले हो गए। एनर्जी जब भी होगी तो टाइम दिया होगा कि हमने जी 220 वोल्ट अप्लाई किया है 5 ओम रेजिस्टेंस में, तो 10 सेकेंड में कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो 10 सेकेंड टाइम दिया होगा, तो T आ रहा होगा जब भी हीट एनर्जी पूछी होगी। और ये है कि पावर कंजम्पशन पूछा हो कि जी इसकी पावर क्या है। जैसे आपने देखा होगा जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सब की कुछ ना कुछ पावर होती है। जैसे ट्यूबलाइट है, इनकी पावर है 40 वॉट, आपकी CFL की और कम होती है। आजकल LED चलती हैं, उनकी और कम, यानी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं। टेबल फैन, सीलिंग फैन की 80 वॉट। सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करने वाले आपके घर के डिवाइस होते हैं AC एंड गीजर। जो हीटिंग डिवाइसेस हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी कंज्यूम करते हैं। और जो कूलिंग डिवाइसेस हैं जैसे ये रेफ्रिजरेटर या आपका AC सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है बिकॉज की पावर बहुत ज़्यादा है। तो पावर का मीनिंग क्या होगा, जैसे ट्यूबलाइट है, इसकी पावर 40 वॉट है।
वॉट को ले सकते हैं जूल पर सेकेंड, तो 40 जूल पर सेकेंड, मीनिंग ये 1 सेकेंड में 40 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट और हीट में कन्वर्ट करता है। तो ये हर सेकेंड इतनी लाइट एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, किसी की वॉटेज है 100, मीनिंग हर सेकेंड 100 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो ये वॉट का सिग्निफिकेंस हो गया। हर डिवाइस की एक वॉटेज है। आपका एसी लगभग हर आवर में 2 यूनिट्स कंज्यूम करता है। यूनिट्स आप जानते हैं, जो आपके घर का बिल आता है कि 300 यूनिट्स, 400 यूनिट्स, तो यूनिट क्या होती है? यूनिट का फॉर्मूला होता है वॉट इंटू आवर अपॉन 1000, या वॉट अपॉन 1000 को कहते हैं किलोवाट। किलोवाट आवर को ही यूनिट कहते हैं। कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो आपके पास 100 वॉट का बल्ब है और डेली उसे 10 आवर्स यूज करते हो, तो वॉट की जगह इस वाले फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। वॉट की जगह 100 वॉट, आवर कितना है 10 अपॉन 1000, 1 यूनिट। तो अगर 100 वॉट का बल्ब अगर आप डेली 10 आवर्स चलाएंगे तो 1 यूनिट कंज्यूम होगी, और पूरे महीने में 30 यूनिट्स। ऐसे डिफरेंट डिवाइस कितनी देर यूज़ करते हैं उनकी यूनिट्स निकाल के आप ऐड कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट आप अपने घर का बिल चेक कर सकते हैं कि मीटर सही चल रहा है या नहीं। तो ये यूनिट का था। हीटिंग इफेक्ट हो गया, पावर हो गया। अब मैं इनको यूज़ करना दिखाता हूँ। एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, एक बार सीबीएसई बोर्ड ने भी पूछा था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन और दे दो। जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, और जब भी किसी फैक्ट्री में ये डिवाइस बनाए जाते हैं तो यही ध्यान में रख के बनाए जाते हैं कि ये पैरेलल में यूज होंगे। रीज़न क्या है इसका? रीज़न इसका ये है, पैरेलल में V सेम होता है। एक तो ये 3 डिवाइस में दिखाए हुए हैं। अगर ये 220 वोल्ट है तो तीनों को 220 वोल्ट मिल जाएगा। यानी आपके घर में जितने भी डिवाइसेस हैं, ट्यूबलाइट, टेबल फैन, सीलिंग फैन, रेफ्रिजरेटर, एसी, गीजर वगैरह, जितने भी डिवाइस हैं उन सबको 220 मिलेगा, बिकॉज सारे के सारे 220 के अक्रॉस लगे हुए हैं। इसका एक फायदा ये भी है, अगर मान लो कोई पर्टिकुलर डिवाइस खराब हो गया, मान लो ये डिवाइस खराब हो गया, यानी कोई मेल्ट हो गया, जैसे बल्ब है फ्यूज हो गया, यानी हीट इफेक्ट की वजह से फिलामेंट मेल्ट हो गया, तो सिर्फ ये सर्किट खराब हुआ है आपका, बाकी में तो करंट फ्लो होती रहेगी, आप पूरे घर की आती रहेगी। लेकिन अगर सीरीज में लगाए तो क्या होगा? देखिए, एक डिवाइस ये, एक डिवाइस ये, एक डिवाइस ये, इनको 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट किया, तो पहली प्रॉब्लम क्या है? सीरीज में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो सबको 220 नहीं मिलेगी, सबको 220 का एक फ्रेगमेंट मिलेगा, एक हिस्सा मिलेगा, छोटा सा पीस, किसी को 10, किसी को 20। अब कोई बल्ब है जो 20 वोल्ट के डिजाइन के लिए बनाया है, उससे मिल रहा है 10 वोल्ट, तो बहुत ही डिम जलेगा, बहुत धीरे जलेगा, ग्लो ही नहीं करेगा ऑलमोस्ट। दूसरा एक और नुकसान ये है, अगर ये एक बल्ब खराब हो गया तो करंट ही फ्लो नहीं होगी, पूरे घर की लाइट चली जाएगी आपकी। इसलिए घर में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं वो सारे के सारे पैरेलल में डिजाइन होते हैं, सारे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 2 बल्ब्स हैं, एक बल्ब 100 वॉट का है और दूसरा बल्ब थोड़ा बड़ा बना देता हूं 200 वॉट का है। जब भी 100, 200 या 500 जितनी भी वाट के बल्ब तैयार करे जाते हैं तो उन्हें पता होता है फैक्ट्री वालों को कि ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट होंगे, बिकॉज हमारे घर में कितनी वोल्टेज आती है? 220। तो P = V²/R, ये फॉर्मूला मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि घर में सारे के सारे डिवाइसेस पैरेलल में होते हैं। तो हमें V पता है 220 है, P पता है 100 वॉट है, तो R =
V स्क्वायर अपॉन P, 220 का स्क्वायर अपॉन 100 वाट, ये R बना गया। यानी हमें सिर्फ उनके रजिस्टेंस डिसाइड करने हैं, हमारे हाथ में रजिस्टेंस, हमें ये दोनों इंफॉर्मेशन पहले से है कि हमें 100 वाट का बल्ब बनाना है। 200 वाट का बनाएंगे तो या 200 रखेंगे। R और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, V कांस्टेंट है, तो जितना ज़्यादा पावर का डिवाइस होगा उतना रेजिस्टेंस उसका कम होगा, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतनी ज़्यादा करंट फ्लो हो पाएगी और ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी ही वो हीटिंग इफेक्ट या जिसके लिए डिवाइस है उसमें कन्वर्ट हो पाएगी। तो जितनी ज़्यादा पावर उतना कम रेजिस्टेंस, ये ध्यान रखना। ये है ओरिजिनल, यानी कि जब हमने एक डिवाइस तैयार किया, मान लो हमें फैक्ट्री में ये दोनों बल्ब प्रिपेयर करने थे, तो हमें पता था एक 100 वाट का बनाना है, एक 200 वाट का बनाना है, इनकी वोल्टेज 60, 220, 220, तो हमने इनके रेजिस्टेंस फिक्स कर दिए इस तरह से। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये दोनों बल्ब हमने सीरीज में लगा दिए तो एक बल्ब तुरंत फ्यूज हो गया, वो बल्ब कौन सा होगा, ये हमें डिसाइड करना है। देखिए सीरीज में क्या चीज कांस्टेंट होती है, करंट, I कांस्टेंट होती है, तो फॉर्मूला यूज होगा P = I स्क्वायर R। I दोनों की सेम है, जिसका R ज्यादा उसकी पावर ज्यादा। आप इस फॉर्मूले से देखेंगे जिसकी पावर ज्यादा उसका R कम होगा। ये 200 वाट का बल्ब है, ये 100 वाट का है, तो ये R1 ले लो, ये R2 ले लो, तो R1 इज ग्रेटर देन R2 इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जब ये सीरीज में लगाए जाएंगे तो 100 वाट वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा कंपैरेटिवली 200 वाट के, बिकॉज सीरीज में करंट सेम होती है और रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा पावर उसमें ज्यादा कंज्यूम होगी, ज्यादा पावर वाला बल्ब हो गया। ओरिजिनली बनाए गए थे सब पैरेलल के लिए कि पैरेलल में लगाएंगे, जो ज़्यादा वाट का है वो ज़्यादा ग्लो करेगा, जो कम वाट का है वो कम ग्लो करेगा, दैट्स ऑल। बट एक्सपेरिमेंट के लिए आप लोग साइंटिस्ट हैं फ्यूचर के, आपने क्या करा, आप तिगड़म लगाई, अरे पैरेलल को छोड़ो हम सीरीज में लगा के देखते हैं। सीरीज में लगाइए तो देखा कि 100 वाट वाला ग्लो करेगा, क्यों, इस रीजन से। इसी को ऐसे पूछते हैं कि हमने जैसे सीरीज में लगाया एक बल्ब फ्यूज हो गया, बताओ बल्ब कौन सा था, कम वाट वाला, क्योंकि कम वॉट वाले में पावर ज़्यादा कंज्यूम होगी और इतने पावर के लिए वो डिज़ाइन ही नहीं है, उसका फिलामेंट मेल्ट हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कुछ आते हैं ऐसे टोस्टर वगैरह हैं आपके जिसमें आप लोग टोस्ट बनाते हो, हीटिंग डिवाइस हैं, वो भी एक हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करता है, जितने भी हीटिंग और कूलिंग डिवाइसेज हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सब कुछ डिस्कस कर लिया, राइट। तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट भी खत्म हो जाता है आपका। अब नेक्स्ट वीडियो से मेडिटेशन स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे मैं उसका सारा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।